हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमित कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज करके कौन कौन सी डिवाइसेस बनाई जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इनका कितना क्या महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इसका नाम क्यों पड़ा। पहले हम लोग इसके नाम को समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इमिशन, बिहेवियर and effect of electrons। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि ऐसे इमिशन, बिहेवियर और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टडी करना। तो किस प्रकार से इमिशन होगा, किस प्रकार से उसका बिहेवियर होता है इमिशन होने के बाद, और किस प्रकार से उसका इफेक्ट होता है किसी भी डिवाइस के अंदर, ये हम लोग देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हुआ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसमें इमिट कराते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल, जिसे बेसिक मटेरियल जिसका यूज हम लोग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? बेसिक मटेरियल used to make solid state electronic devices। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का और भी प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे आगे चल के। तो कौन से होते हैं, इनका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम लोग किस मटेरियल को बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर? इसमें हम लोग लिख सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इटीसी। और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, लीड सल्फाइड हो गया। तो वो सब मटेरियल भी सेमीकंडक्टर के अंदर आते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है उनका किस तरह से उपयोग शुरू हुआ और किस तरह से आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर इनका महत्व बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के यूज से पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करके हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले के जो टेलीविजन्स आते थे, मॉनिटर्स आते थे, उनका साइज बड़ा होता था। उनके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब लगा होता था जिसे हम लोग टीवी में जो लगा होता था उसे कैथोड रे ट्यूब कहते थे। तो उनका क्या होता था कि उनके चलते हमें बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता होती थी, बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन होता था और साइज भी बल्कि होता था किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। उससे क्या होता था कि जो ड्यूरेबिलिटी है यानी जो लाइफ है किसी भी डिवाइस का वो कम रहती थी और वहां पर क्या होता था कि साइज बड़ा होने के कारण पोर्टेबल नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में जहां सेमीकंडक्टर का रोल आता है कि इसमें
जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उनको हल्का किया, उनका साइज छोटा किया, वेट कम किया और उन्हें पोर्टेबल बना दिया। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है और उसके बाद सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं वैक्यूम ट्यूब। जैसा कि आपने नाम से समझ लिया होगा कि ये एक प्रकार का ट्यूब होता है, ट्यूब जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को एनोड और एक को हम लोग कैथोड कहते हैं। और इसके बीच का जो स्पेस होता है एनोड और कैथोड के बीच का, उसके अंदर हम लोग वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। यहां से यहां के अंदर वैक्यूम को हम लोग क्रिएट करते हैं। यहां पर क्या किया जाता है कि कैथोड को हम लोग, कैथोड प्लेट जो है उसको हीट करते हैं और हीट करने से जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इस सरफेस से निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से निकलते हैं वो एनोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए हम लोग एनोड और कैथोड के बीच जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसको वेरी करते हैं। और वेरी करने से क्या होता है कि एनोड और कैथोड दोनों प्लेट के बीच यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस वैक्यूम को क्यों क्रिएट करते हैं। इस वैक्यूम को क्रिएट करने से ये फायदा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इनके बीच में अगर हम लोग वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो एयर पार्टिकल्स होंगे, और एयर पार्टिकल्स के होने से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि उन एयर पार्टिकल से टकराएंगे और उनसे टकरा करके अपना एनर्जी लॉस करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, ये वैक्यूम को क्रिएट करते थे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि वैक्यूम क्रिएटेड by varying voltages between electrodes. Vacuum created by varying voltage between electrodes. और क्या होता है, वैक्यूम क्रिएटेड बिकॉज moving electrons may lose energy with the collision of air molecules और एयर पार्टिकल्स। क्यों क्रिएट करते हैं वैक्यूम, कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं वो अपनी एनर्जी को लूज न करें। और एक और पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे। यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स always moves from
कैथोड टू एनोड। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये सारी फंक्शनिंग थी और आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब्स की क्या डिसएडवांटेजेस थी और क्यों हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया सेमीकंडक्टर डिवाइस से। नोट करिए। तो जैसा कि हमने देखा कि कैथोड वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस यानी डिसएडवांटेजेस क्या है और किस प्रकार से इन्हें हम लोग ओवरकम कर सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस को यूज करके। तो आइए हम लोग इसके लिमिटेशंस को देखते हैं। इसकी लिमिटेशंस को नोट करेंगे। इसका पहला लिमिटेशन क्या होगा कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे, बल्कि थे, साइज बड़ा था। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने एग्जांपल दिया जैसे टेलीविजन और मॉनिटर का साइज बड़ा था और ये जो थे बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम भी करते थे। क्या लिख सकते हैं, कंज्यूम मोर पावर। और क्या होगा कि इनको ऑपरेट कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती थी। वोल्टेज ये पावर कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि ऑपरेटेड हाई वोल्टेज। ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं कि 100 वोल्ट वोल्टेज की आवश्यकता होती थी ऐसे डिवाइसेस को ऑपरेट कराने के लिए। और इसमें क्या होगा, इसका हम लोग कह सकते हैं कि इसका लाइफ टाइम कम था, इसका जो रिलायबिलिटी है वो कम था। क्या तो लिख सकते हैं लिमिटेड लाइफ टाइम। लिमिटेड लाइफ टाइम। और एक लिमिटेशन इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लो रिलायबिलिटी। लो रिलायबिलिटी। तो इसे नोट करेंगे। वैक्यूम ट्यूब्स के जितने भी लिमिटेशंस हैं ये सभी ओवरकम हो जाएंगे सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है उसका हम लोग यूज करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस किस प्रकार से इस चीज को ओवरकम करता है। नोट करेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ट्रांजिस्टर, जैसे ट्रांजिस्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको फर्स्टली 1948 में बनाया गया। 1948 में बनाया गया और इस ट्रांजिस्टर के आने से जो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स थे वो क्या हो गए, वो रिप्लेस हो गए। ये ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटे साइज के बनाए जाते थे और ये जो है बहुत ही कम पावर पर ऑपरेट भी होते थे और इनका लाइफ टाइम भी ज्यादा था। तो इनसे हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके हमने वैक्यूम ट्यूब्स को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। यहां पर सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि लो पावर पे ही
यानी कि हम लोग हल्का हीट करके, लाइट एनर्जी दे करके और कोई भी थर्मल एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं। हम आपको फिर आगे चल के एनर्जी बैंड के अंदर हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से एक बैंड से दूसरे बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और उन्हें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी हम लोग किस किस प्रकार से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए हम लोग हीट, लाइट और थर्मल एनर्जी देकर के इसमें आराम से कर सकते हैं, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर नहीं होता था। वहां पे हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज देना होता था, जिससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैथोड से होता था और एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे। तो आइए इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर्स। इसका क्लासिफिकेशन, इन तीनों मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया गया है, जिसमें से पहला ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी में देखेंगे कि किस प्रकार से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो है उनकी कंडक्टिविटी किस प्रकार से अलग है। और एनर्जी बैंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कंडक्टर के जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो कितने, मतलब कितना गैप होता है उनके बीच, एनर्जी गैप। और सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं उनके दोनों बैंड्स के बीच, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कितना एनर्जी गैप होता है। और इंसुलेटर्स के, जो इंसुलेटर मटेरियल्स जो होते हैं उनके कितना गैप होता है, एनर्जी गैप। और आगे चल के हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे, जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और किस प्रकार से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आइए एक एक करके देखते हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है, सेमीकंडक्टर की क्या होती है और इंसुलेटर की क्या होती है। मेटल यानी कंडक्टर, हम लोग क्या लिखेंगे, कंडक्टर को मेटल।
जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल ही होते हैं, इसलिए हम लोग कंडक्टर्स को मेटल ही लिख देते हैं। यहां पर जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से, और इसका एक ऑपोजिट प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं, जो हम लोग रो से डिनोट करते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और ये इन दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, यानी सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो, यानी कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। और इनके अंदर हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी का क्या रेंज होता है। एक अप्रोक्सीमेट एक रेंज लेंगे हम लोग, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कितनी होती है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कितना अलग है। आइए तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या है। मेटल्स के अंदर जो अप्रोक्सीमेट रेंज लिया गया है कंडक्टिविटी का, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 ओम मीटर के बीच। यानी कि ओम मीटर क्या है? रेसिस्टिविटी का यूनिट है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये दूसरा वीडियो था ना, और इसके अंदर हम लोग कंडक्टिविटी देखेंगे। कंडक्टिविटी तो जैसे कि रेसिस्टिविटी 1 कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² से 10⁸ पर ओम मीटर, या फिर इसको हम लोग सीमेन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीमेन, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं सीमेन को। ये होती है कंडक्टिविटी की यूनिट। तो मेटल का रेंज हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके बीच इनके कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी कितनी होती है। यहां पर क्या होता है कि जो इनकी रेसिस्टिविटी होती है वो लगभग 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर होती है। कितना होता है इसका रेंज? 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर। और इससे हम लोग कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी लगभग 10⁻5 से 10⁻6 पर ओम मीटर, या सीमेन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये रेंज होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं उनके रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का क्या रेंज है। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत कम यानी कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसके कारण इंसुलेटर में कंडक्टिविटी नहीं होती है और करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसका एक रेंज होता है जो रेसिस्टिविटी वो 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर हो सकता है।
देख सकते हैं कि इसका बहुत ज्यादा रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब है, रेसिस्टिविटी ज्यादा होने का यही मतलब है कि बहुत कम या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो फ्लो होगा। तो इससे हम लोग कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 10⁻⁻11 से 10⁻⁻90 ओम पर ओम मीटर, और इसे हम लोग सीमेंस भी। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इन नंबर्स के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि किसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसके अंदर रेसिस्टिविटी ज्यादा है, और कौन से मटेरियल्स के अंदर रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा रेसिस्टिविटी होने से क्या होता है, कंडक्टिविटी ज्यादा होने से क्या होता है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए इंसुलेटर के अंदर रेसिस्टिविटी ज्यादा है 10⁻11 से 10⁻19, तो यहां पर क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगा। मेटल्स के अंदर बहुत ही कम रेसिस्टिविटी है, देखिए 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8 ओम मीटर के बीच, तो यहां पर क्या होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। और कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसके अंदर, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है जो मूव करने के लिए सफिशिएंट प्लेस, मतलब सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर्स की, वो मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में है। यहाँ पर क्या है, रेसिस्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा है मेटल से और थोड़ा कम है इंसुलेटर से। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, यानी इसीलिए इसका नाम दिया गया है सेमीकंडक्टर। तो इसे नोट करेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं और उनके आधार पर किस तरह से हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे कि ये दो हम लोग बैंड्स लेते हैं, यहां पर अगर ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो इसके बीच की जो एनर्जी होती है उसे हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। लिख लेंगे, एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये एनर्जी गैप ही जो है वो बताता है कि हमें कितना एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए। यानी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर ये एनर्जी गैप जो है वो कम होता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और इंसुलेटर्स के अंदर एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स, लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा होता है इंसुलेटर्स के अंदर और उससे कम होता है
सेमीकंडक्टर्स के अंदर और उससे भी कम होता है कंडक्टर्स के अंदर। ये क्या है? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स। तो एनर्जी गैप जो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंसुलेटर्स के बीच में होता है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है हमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें थोड़ा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें बहुत ही कम, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो बहुत पास पास होते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत आसानी से बहुत कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं और इस प्रकार से कंडक्शन जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी गैप क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है और इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के एनर्जी बैंड्स कैसे होते हैं, एक दूसरे मटेरियल के अंदर किस प्रकार से एनर्जी गैप वेरी करता है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।